प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न मेरे निजी जीवन से है। मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं। 5 साल की एक बेटी है और इन 9 सालों में मैं एक चीज से उलझा हुआ हूँ और वह है सास बहू का झगड़ा। एक महीना भी ऐसा नहीं गया कि सास बहू का झगड़ा ना हुआ हो। वह चलता ही रहा है। जब माँ को समझाने जाता हूँ तो वह मुझे जोरू का गुलाम कहती है और जब पत्नी को समझाता हूँ तो वह मुझे माँ का लाडला कहती है। इसी द्वंद्व में मैं हमेशा उलझा रहता हूँ। मेरा करियर पर कोई फोकस नहीं रहा, किसी भी काम में ध्यान नहीं लग पाता। इसी के चलते मैंने गीता सत्र भी ज्वाइन किया, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी हो गई है कि मैं सत्र में भी ध्यान नहीं रख पाता। कई बार तो ऐसा होता है कि आत्महत्या करने का भी विचार आ जाता है। मैं 1 साल का था तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तब से मैं और मेरी माँ अकेले हैं। मेरी बहन विवाहित थी, फिर उनका तलाक हो गया। वह अपने आप में स्वतंत्र रूप से जी रही है। उनका हमारे जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन मैं अकेला पुरुष हूँ अपने घर में और सारी जिम्मेदारी मेरे ही सिर पर है। माता जी रिटायर्ड हैं, उनकी उम्र 65 साल है और पत्नी का भी काम मुख्यतः घरेलू ही रहता है। मैंने बहुत कोशिश की कि वह जीवन में कुछ कर सके, कोई जॉब कर सके। मैं उन्हें बहुत प्रोत्साहित करता हूँ, आपकी सीख भी सुनाता रहता हूँ, लेकिन कोई असर नहीं होता। जीवन इतना उलझ जाता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता और अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। इसमें मेरा अज्ञान क्या है, मेरा दोष क्या है? सहायता करें मेरी। क्या मेरा दोष यह है कि मुझे यह सब झेलना पड़ रहा है? मैं सिर्फ शिकायत नहीं कर रहा, मुझे अपने सौभाग्य पर सचमुच नाज होता है। जितना आप लोग अपनी गृहस्थी का वर्णन करते हैं, उतना मैं अपने आप को बोलता हूँ, यस, बच गया भाई, बच गया, एकदम बच गया। आपने 2 नहीं 3 महिलाओं का जिक्र किया और उनमें से बस एक है जो आपको दुखी नहीं करती, वह जो स्वतंत्र है। मेरी बेटी महिला नहीं है, वह अभी बच्ची है, लेकिन मेरी बहन कुछ समझ रही है, वयस्क है। बहन आपकी पत्नी की तरह ही वयस्क है, आपकी माता जी की तरह ही वयस्क है, तो बहन भी वयस्क है और वह परेशान नहीं करती। मतलब समझिए, कौन परेशान नहीं करता? जो स्वतंत्र है। अगर बहन कमाने वाली ना होती और आपके ही घर में आश्रित होकर रह रही होती तो फिर त्रिकोणीय घमासान होता। बहुत लोग ऐसे सिर हिला रहे होंगे कि हाँ, हम जानते हैं। कभी इधर गठबंधन बनता, कभी उधर, कभी माँ और बहन एक हो जाती, कभी ननन भाभी इकट्ठी हो जाती। कुछ पता नहीं चलता कि ऊँट किस करवट बैठेगा। जो हमारी पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्था है, उसके मूल में द्वंद्व, कलह और क्लेश निहित है। सुखी परिवार बना पाना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव। इसकी संरचना में ही दोष है। क्या दोष है? बता देता हूँ। दोष यह है कि जो हमारी परिवार की परिभाषा है, उसमें अधिक से अधिक 1 या 2 लोग ही सशक्त होते हैं। वे ही होते हैं जो अर्जन करते हैं, जो घर में कमाकर लाते हैं, जिनके बल पर घर चलता है। बाकी सब उन पर आश्रित होते हैं। हम जब परिवार कहते हैं तो हमारा अर्थ पितृसत्तात्मक परिवार से होता है, पैट्रियार्कल फैमिली। उसकी संरचना में ही द्वंद्व छुपा हुआ है। आप अकेले कमाने वाले हैं, यू आर द ओनली अर्निंग रिसोर्स, तो जिसका आप पर अधिकार रहेगा वह मौज करेगा और दूसरा उसका प्रतिद्वंदी होगा। इसलिए सास बहू का झगड़ा एक आर्केटाइप बन गया है। आपने कभी नहीं सुना होगा ससुर बहू का झगड़ा, क्योंकि ससुर के पास पेंशन होती है। सास बहू का झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि दोनों एक ही संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। वह संसाधन कौन है? बेटा। अगर बेटा एकदम नाकाबिल होता तो सास बहू की लड़ाई ना होती। बेटा कमाता है इसलिए होती है। इस बेटे के हाथ में ताकत है इसलिए होती है। हमारी पारिवारिक व्यवस्था ही ऐसी है कि ना माँ के हाथ में ताकत होती है, ना पत्नी के हाथ में ताकत होती है। वे भी इंसान हैं, वयस्क हैं, एडल्ट ह्यूमन बींग्स हैं, पर वे पावरलेस हैं, एजेंसीलेस हैं। उनके पास अपना कुछ नहीं है, तो दोनों ही चिपकना चाहती हैं उसी से जिसके पास ताकत है, जो घर का मर्द है, बेटा है, पति है। पत्नी उस पर वर्चस्व चाहती है क्योंकि वह खुद नहीं कमाती। अगर पत्नी खुद कमाने लगे तो यह सब तिकड़म नहीं करेगी। इसी तरह अगर माँ भी कमाने वाली होती तो
तो वह भी यह सब तिकड़म नहीं करती। लेकिन ना तो माँ के पास कुछ है, ना पत्नी के पास कुछ है। दोनों के पास एक ही चीज है। इस पुरुष को कौन कंट्रोल करके रख सकता है? जो भी उसे कंट्रोल कर लेगा उसकी चांदी है। तो दोनों लगी रहती हैं अपने अपने तरीके से पुरुष को पकड़ने में। इस बात में छिपे नर्क को पहचानने की बजाय हमने इसका महिमा मंडन कर दिया है। गाना सुना था, बेटा बेटा ना कर सासू, अब तेरा बेटा मेरा है। शादी में नाच रही है, बोल रही है, अब बेटा मेरा है। ससुर से नहीं कह रही, सास से कह रही है। यह पूरा मामला आर्थिक है। इसके पीछे पैसों की और सत्ता की लड़ाई है। वह लड़ाई इसलिए है क्योंकि तुमने ऐसे इंसान खड़े कर दिए हैं जो दोनों ही सत्ताहीन है, दुर्बल है। जो दुर्बल होगा वह और क्या करेगा? आर्थिक दुर्बलता जनित बीमारियां हैं ये। और जिनको यह सब नहीं चाहिए वे अपने घरों में दुर्बलता को ना पनपने दें। मैंने 100 बार कहा है, जिसको तुम गुलाम बनाओगे वह तुम्हें अपना गुलाम बनाएगा। तुमने पत्नी को कमजोर रखा, वह तुम्हारा जीवन नर्क कर देगी। क्योंकि वह कमजोर है तो तुमसे चिपकेगी। कमजोर के पास कोई और चारा नहीं होता। उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वह पति को अपने अंगूठे के नीचे रखे। यही हालत माँ की होती है। माँ भी कुछ नहीं जानती तो उसकी दुनियादारी भी तभी तक चल रही है जब तक बेटे को मुट्ठी में रखा हुआ है। अब माँ भी पकड़ना चाहती है, पत्नी भी पकड़ना चाहती है। दोनों मजबूर हैं पकड़ने के लिए क्योंकि दोनों ही निर्बल हैं। और इस क्लासिकल लड़ाई को हम गृहस्थी का मसाला कहते हैं। लेकिन यह नोकझोंक नहीं है। हमारे बंधु आत्महत्या करने को तैयार बैठे हैं। न जाने कितने पुरुषों की जिंदगी नर्क हो जाती है। सास बहू के पचेड़े में एक तरफ से माँ खींच रही है, एक तरफ से बीवी खींच रही है और बेचारा पुरुष पिस जाता है। और आप पूछ रहे हैं दोष क्या है? दोष यह है कि आपने पहचाना ही नहीं कि आप किस व्यवस्था में भागीदार हो रहे हैं। वो व्यवस्था ठीक है, आपने शुरू नहीं की, लेकिन आप भागीदार तो है ही ना। आप ऐसी व्यवस्था में क्यों भागीदार हो रहे हैं जहां औरतें घर में बस दुर्बल पशुओं की तरह होती हैं? अधिक से अधिक खाना बना देंगी, सफाई कर देंगी, बस इतना ही उनका काम होगा। और अगर पत्नी है तो बच्चे पैदा कर देगी, यही उसका काम माना जाता है। आप इस व्यवस्था में क्यों सहभागी हुए? आपने इसे चुना और अब उसी का दंड भुगत रहे हैं। जो भी इस व्यवस्था में जाने अनजाने में साझेदार बनेगा उसे फिर इस व्यवस्था का दंड भी झेलना पड़ेगा। बहुत खुश होते हो ना? अरे हम इतने बड़े कैंपस में पढ़े हैं, भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी जब शादी की बात आई तो मुझे बहुत पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बात बहुत करेगी, मतलब ज्यादा बोलेगी। मुझे तो बस ऐसी पत्नी चाहिए जो घर संभाले, थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हो। बस कमाने का काम मेरा है, घर में मेरा मूड अच्छा रखना उसका काम है। मुझे कोई इंटेलेक्चुअल वाइफ नहीं चाहिए। ठीक है, कर लो ऐसा। अब आज उनकी दुर्गति देख रहा हूँ। चालाकी दिखाई थी ना, डिपेंडेंट वाइफ चाहिए थी। डिपेंडेंट वाइफ लाओगे तो वो तुम्हें पकड़ के रखेगी, उसका डर समझो। उसके पास कुछ नहीं है जिंदगी में तो वो क्या करेगी बेचारी? जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से दुर्बल हो जाता है तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है। अगर आपके पास जीने का, खाने पीने का बस एक ही सहारा बचा हो तो आप कैसे हो जाओगे? लेकिन आपको तो बड़ा अच्छा लगता है। देखो ये मेरी लंबी उम्र के लिए कितने व्रत रखती है। वो इसलिए रखती है क्योंकि अगर तुम मर गए तो सड़क पर आ जाएगी। अगर वो कमाती खाती होती तो नहीं रखती। चीन में भी ऐसा उल्लेख आता है, मिस्र में भी, कि जब राजा मरता था तो रानियों को भी उनके साथ जिंदा दफना दिया जाता था। इसलिए रानियां राजा को बचाने के लिए पूरी कोशिश करती थी। राजा को लगता था कि उन्हें बहुत प्यार मिल रहा है, लेकिन असल में वो मजबूर थी। उनको तुम पर आश्रित बना दिया गया था, डिपेंडेंट कर दिया गया था। यही हकीकत है तुम्हारे व्रत उपवास की। पति कभी पत्नियों के लिए व्रत उपवास नहीं रखते। पत्नी मर जाए तो क्या हुआ, पति जाकर दूसरी ले आता है। अच्छा संबंध, स्वस्थ संबंध वो केवल आजाद लोगों के बीच हो सकता है। डिपेंडेंट वाइफ हो या डिपेंडेंट हस्बैंड, ऐसे रिश्ते में सिर्फ मानसिक अशांति होगी। घर में हमेशा तनाव रहेगा, वातावरण बेहद बीमार रहेगा। किसी को अपने ऊपर आश्रित मत होने दो, यह प्यार नहीं है। मैं इतना प्यार करता हूँ कि 40 साल से उसका बोझ ढो रहा हूँ। यह प्यार है नहीं, यह हिंसा है। वो भी एक वयस्क है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी, अपने पंखों से उड़ सकती थी। तुमने उसके पंख कतर दिए और अब एहसान जता रहे हो कि तुमने उसे अपनी पीठ पर ढो रखा है।
जिसे प्यार करते हैं उसे स्वतंत्रता दी जाती है। पंख काटे नहीं जाते, उसे लाश नहीं बनाया जाता, बल्कि उसे उड़ने के लिए आकाश दिया जाता है। उसे सदा के लिए अपने सहारे पर आश्रित नहीं किया जाता। ना तो माओ को शौक होता है बहुओं से लड़ने का, ना ही बहुओं को कोई मजबूरी होती है कि वो सासों से लड़े। यह उन दोनों की पराधीनता का प्रतीक है, उनकी बेबसी का सूचक है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं उन्हें सशक्त बनाओ। गुप्ता जी की कहानी सुनो। गुप्ता जी की मृत्यु हो गई, एम्बुलेंस नहीं आई और बीवी को गाड़ी चलानी नहीं आती थी। घर में गाड़ी थी लेकिन बीवी को सिखाया नहीं गया। डर लगता था कि कहीं गाड़ी लेकर किधर निकल जाए। यही डर है जो इस समाज में फैला हुआ है। फेमिनिज्म फैल रहा है। मुझे बताओ, जिसके पास जीवन में कुछ सार्थक करने के लिए नहीं होता, वे ही लड़ाई झगड़ों में रस लेते हैं। अधिकतर महिलाओं के जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता। ना वो कमाती हैं, ना कला साहित्य में उनकी कोई मौजूदगी होती है, ना उन्हें क्रिकेट में रुचि होती है। उत्तर भारत में तो खासकर यही स्थिति है। तो वे करेंगी क्या? उनका मनोरंजन बस यही होता है, सास बहू के झगड़े। आप किसी किताब में डूबे हुए हैं, कोई आकर आपको झगड़ने के लिए उकसाए तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे यहाँ बहुत शोर हो रहा है, मैं बाहर जाकर पढ़ लेता हूँ। लेकिन महिलाओं के पास यह भी विकल्प नहीं होता, क्योंकि पुरुष ने उन्हें किताबें पढ़ने का तोहफा ही नहीं दिया। डिग्री बस इसलिए दिलवाई गई कि अच्छा लड़का मिल जाए, शादी हो जाए। फिर वही किताब हटा दो, आ जाओ इधर, दरवाजा बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। जब तुम किसी को जानवर बना दोगे तो वो भी जानवरों जैसा ही व्यवहार करेगी। किसी को कुछ सार्थक करने दो। बहुत सारे परिवारों में पत्नी की याद बस तभी आती है जब दिन भर का सारा काम खत्म हो चुका होता है। सब हो गया, बढ़िया, आ जाओ इधर, लाइट बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके घर में ऐसा हो रहा है। मैं हमारे देश की, विशेष रूप से उत्तर भारत की कहानी बयान कर रहा हूँ। मध्यम वर्ग की यह विशेषता है कि यहाँ पतियों में इतनी हीन भावना भरी होती है कि वे जानबूझकर अपनी पत्नियों को अशिक्षित और निर्भर बनाए रखते हैं। कुछ सीख गई, कुछ जान गई तो हाथ से निकल जाएगी। अब हाथ से निकलने का मतलब क्या होता है? समाज का पूरा ढांचा इसी पर टिका हुआ है कि लड़की हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। लड़कियों को स्वतंत्रता देने की बजाय उन्हें रोकने के लिए हर संभव उपाय किए जाते हैं। दुकानें इतनी देर रात तक क्यों खुली हैं? जिला प्रशासन से कहो जल्दी बंद करवाओ। कोचिंग बैच शाम को क्यों चल रही है? बंद करो। क्यों? क्योंकि लड़की हाथ से निकल रही है। हम किस हीन भावना से ग्रसित हैं, यह हमें भी समझ नहीं आता। औरत भी बहुत भयानक बदला लेती है। जब बदला लेती है तो उसकी चोट दिखाई नहीं देती, लेकिन असर गहरा होता है। कोई भी पुरुष मुक्त या सिद्ध नहीं होता, वह भी इंसान ही है। जब उसे चोट दी जाती है तो वह बाहर से दिखाई देती है, लेकिन जब औरत चोट देती है तो पता ही नहीं चलता। छाती छलनी हो जाती है। वह बदला जरूर लेती है। अगर वह किसी को मार नहीं सकती तो सामने उसके बच्चे को पीटेगी। अगर बच्चे को नहीं पीट सकती तो खुद को चोट पहुंचाएगी। उसके तरीके अलग होते हैं। हम पिछले कई सालों से प्रयत्न कर रहे हैं कि शादी के 1 साल बाद ही कुछ करिए, कुछ पढ़िए, लिखिए, काम करिए। मैंने खुद उन्हें 2-3 बार जॉब दिलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई इच्छा ही नहीं हो रही कि वे नौकरी करें। अब सवाल यह है कि क्या कह दिया जाए कि रिश्ता ही खत्म कर लें, या फिर वे मेरे साथ ऐसे रहें जैसे एक आजाद इंसान रहता है। अगर वे आश्रित होकर ही जीना चाहती हैं तो यह रिश्ता निभाना मुश्किल होगा, लेकिन उनके ऊपर भी हजारों सालों की परंपराएं, रीति रिवाज और कुप्रथाएं हावी हैं। उन्हें भी यही सिखाया गया है कि मेहनत मत करो, बस पति को मुट्ठी में रखो, उसकी सारी कमाई अपनी समझो। उन्हें बताया गया है कि धूप में मत निकलो, रूप की रानी हो, रंग काला ना पड़ जाए, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर इस सोच को बदलना है तो बहुत मेहनत करनी होगी। उनके भीतर जो संस्कार भरे हैं उन्हें काटने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे। शर्त रखनी होगी, अगर इसी तरह घर में बैठना है तो मेरे साथ नहीं रह सकती। अभी हाल ही में एक खबर पढ़ी, एक फैमिली कोर्ट में मामला था जहां पति की आमदनी 22,000 थी और 6 लोगों की जिम्मेदारी उसी पर थी। पत्नी ने तलाक लिया और बेटी को अपने साथ रख लिया। पति ने कोर्ट में दलील दी कि पत्नी खुद कमा रही है, अपना और बेटी का पालन पोषण कर सकती है, तो फिर कोर्ट मुझसे भरण पोषण की रकम क्यों मांग रहा है? लेकिन कोर्ट ने फैसला दिया कि पति को फिर भी पत्नी और बच्चे का खर्च देना होगा, भले ही वे उसके साथ ना रह रहे हों। अब सवाल यह उठता है कि शादी से पहले ये बातें क्यों नहीं समझ आती? तब क्या कर रहे थे? जब शादी की तो किस आधार पर की?
क्या देखा था उस लड़की में? शादी से पहले लोग सिर्फ बाहरी चीजें देखते हैं, किचन और बिस्तर के लिए योग्य होनी चाहिए, बस। लेकिन जब तलाक होता है और एलिमनी देनी पड़ती है, तब समझ में आता है कि गलती कहाँ हुई। दरअसल यह गलती शुरू से ही हो रही है। शादी से पहले ही ठीक से परखना चाहिए, 2-3 साल बातचीत करनी चाहिए, समझना चाहिए कि सामने वाला इंसान कैसा है। लोग कहते हैं कि पत्नी पैसे मांग रही है, अब दो पैसे, इसमें कोई सहानुभूति नहीं है। ऐसे पतियों की लंबी फौज है जो रो रहे हैं कि उनकी पत्नी उनका शोषण कर रही है, लेकिन असल में खेल उल्टा पड़ गया। वे भी तो पत्नी को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, लेकिन संयोग से पत्नी ने उन्हें ही अपने हिसाब से चला लिया। इसलिए यह सवाल उठता है कि किसे गुनाहगार माने। बिल्कुल सही है कि कुछ महिलाएं शोषण करती हैं और यह बहुत गलत है, लेकिन सवाल यह भी है कि ऐसे रिश्ते बनाते ही क्यों हो। राम और लक्ष्मण के सामने भी शूर्पणखा आई थी, लेकिन उन्होंने रिश्ता नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि वह सिर्फ रूपवान है लेकिन राक्षसी है। पर तुम लोग क्या करते हो? बस सुंदरता देखते हो और रिश्ते में घुस जाते हो। बाद में पछताते हो कि जीवन भर गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि एलिमनी वगैरह की जरूरत कब पड़ती है? जहां तक मेरी समझ है, एलिमनी तब दी जाती है जब दोनों में से कोई एक ज्यादा कमा रहा हो। अगर पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं तो इसका कोई खास मतलब नहीं रह जाता। लेकिन असली मुद्दा यह नहीं है कि तलाक के बाद अन्याय हो रहा है या नहीं। असली मुद्दा यह है कि शादी से पहले ही गलती हो रही है। जिस पेड़ की जड़ ही सड़ी हो, उसके फल कैसे रसदार होंगे? हमारी शादी की परंपराएं और रिश्ते बनाने के तौर तरीके ही विष वृक्ष बन चुके हैं। मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ वह ब्लड बैंक टेक्नीशियन की है। इसमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं। मैं 10 साल से इस क्षेत्र में हूँ और मैंने एक अजीब पैटर्न देखा है। ज्यादातर महिलाओं की या तो नौकरी छूट जाती है या फिर पति छूट जाता है। मेरे सामने 5 केस हैं। 5 में से 4 महिलाओं की नौकरी छूटी है जो बहुत अच्छे पदों पर थी। सिर्फ एक महिला ऐसी है जिसने अपने पति को छोड़ा है। तो सवाल उठता है, पति क्या सोचकर चुना था? क्या ऐसा हुआ कि शादी के बाद पति ने अल्टीमेटम दे दिया, या तो नौकरी छोड़ो या मुझे छोड़ो? शुरुआत में ही लोग इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि बाद में रोने का कोई फायदा नहीं होता। भारत में महिला श्रम भागीदार दर लगातार गिर रही है। यह अजीब विरोधाभास है। एक तरफ पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रही है, महिलाएं ज्यादा सशक्त हो रही हैं, लेकिन लेबर फोर्स में उनका अनुपात कम होता जा रहा है। हर साल यह संख्या गिर रही है। क्यों? क्योंकि संस्कृति अभी भी पुरानी है। अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, पुरुषों की तनख्वाह बढ़ रही है। जब पति की सैलरी बढ़ती है तो वह पत्नी से कहता है, अब मेरी कमाई काफी है, तुम नौकरी छोड़ दो। इसका नतीजा यह हुआ कि 1990, 2000 या 2010 में जितनी महिलाएं काम कर रही थी, आज उससे भी कम कर रही है। और यह ज्यादातर गरीब महिलाओं के साथ नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग की महिलाओं के साथ हो रहा है। इसका मतलब साफ है, अर्थव्यवस्था भले ही आगे बढ़ रही हो, लेकिन हमारी संस्कृति रसातल में जा रही है। कई मामलों में 30-40 साल पहले हम ज्यादा प्रगतिशील थे। सांस्कृतिक तौर पर हमारा पतन हुआ है। महिला श्रम भागीदारी दर इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। भारतीय समाज में विवाह महिलाओं की स्वतंत्रता और पारंपरिक सोच के बीच गहरा विरोधाभास है। लोग बिना सही परख के केवल बाहरी रूप या पारिवारिक दबाव में विवाह कर लेते हैं, जिससे बाद में रिश्तों में तनाव और शोषण जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। महिलाओं को बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि उनका मुख्य कर्तव्य घर संभालना है और पति की कमाई पर निर्भर रहना है। जब वे इसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ती हैं, तो पुरुषों को यह असहज करने लगता है कि वे पूरी तरह उन पर निर्भर हैं। तलाक की स्थिति में भी कानूनी प्रावधानों के कारण कई पुरुष खुद को शोषित महसूस करते हैं, लेकिन असली समस्या यह है कि विवाह के समय सही निर्णय नहीं लिया जाता। इसके अलावा महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी लगातार गिर रही है, जो यह दिखाता है कि आर्थिक तरक्की के बावजूद हमारी पारंपरिक सोच महिलाओं को आगे बढ़ने से रोक रही है। कुल मिलाकर भारत विवाह व्यवस्था और समाज की सोच में बदलाव की जरूरत है, ताकि रिश्ते आपसी समझ और बराबरी पर आधारित हो सकें।
नजरिए